फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो सीरीज़ में जो इंडियन ज्योग्राफी पे है उसके नेक्स्ट वीडियो के साथ अभी तक हमने जियोलॉजी ऑफ इंडिया को कवर कर लिया है और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के में हम लोगों ने हिमालय और हिमालय के पासेस को कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो बिग टॉपिक है वो है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक, अब जब हिमालय मैंने पढ़ाया था तो हिमालय मैंने बताया था ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, उसके बाद शिवालिक के बाद क्या थी, यहाँ से जितनी भी नदियाँ हमारे इस जगहों से जितनी भी नदियाँ निकलती थी उन्होंने यहाँ पे आकर अपना क्या बनाया, अपना फ्लड प्लेन, अपना पूरा रिवर बेसिन बनाया और उनके फिर फ्लड प्लेन बने। ठीक, इन सब से क्या हुआ कि एक बिल्कुल बड़े मैदान का निर्माण हुआ जो कि हमारे फिजियोग्राफी में, इंडियन फिजियोग्राफी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमारी पूरी जो इकोनॉमी जो है, ठीक है, 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट है पूरा हमारे। ये क्योंकि एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है इसलिए हमारी पूरी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है, तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉर्थर्न प्लेन। ठीक है, जितनी भी प्लेन, अब नॉर्थर्न प्लेन को अगर हम एक ब्रॉड सेंस में देखें तो नॉर्थर्न प्लेन को ब्रॉड सेंस में देखने के लिए हम उनका नामांकन नदियों के नाम से कर सकते हैं, जैसे इंडो गेंजेटिक एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, नॉर्थर्न प्लेन को अगर हम सब डिवाइड करें रिवर के आधार पर, उन रिवर बेसिन्स के आधार पर इन्होंने इसको बनाया है, तब वो होगा इंडो गेंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, मेजर यही नदियाँ इनके और इनके ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर पूरे के पूरे इस प्लेन को निर्माण किया है। ठीक है, अब इस प्लेन को समझाने से पहले मैं इस प्लेन का मैप आपको बना के समझाता हूँ। पहले इसको मैप से देखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैप में आप अगर देखेंगे तो ये गुजरात का पोर्शन हो गया। ठीक, गुजरात के पोर्शन के ऊपर ये राजस्थान का और ये सीधे ये चल गई यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये इस तरह करके दिखाता हूँ। अब देखो ये गुजरात का पोर्शन है, ये जो ट्रैक्ट है, ये जो पूरी की पूरी जगह है, ये हो गई हमारी सबसे पहला सब डिवाइड। जब नॉर्थर्न प्लेन को हम सब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये प्लेन आती है जो कि होगी हमारी राजस्थान प्लेन। ठीक, ये होगी हमारी राजस्थान प्लेन, राजस्थान प्लेन। ठीक, ये हमारी होगी पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। ठीक, ये पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। अब ये जो तीन मेजर पोर्शन है, ये तीनों के तीन, ये हो गई गेंजेटिक प्लेन। ठीक है, ये गंगा की प्लेन है, गंगा के द्वारा बनाई हुई। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या होगी, गेंजेटिक प्लेन। अब गेंजेटिक प्लेन को हम सुविधा के आधार पर उसको फिर से तीन भागों में बांट देते हैं। ये होगी अपर, ये होगी मिडिल, ये होगी लोअर और ये होगी ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, यहाँ से असम, यहाँ पे मेघालय है, ये पूरा का पूरा असम नहीं है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने तो छोटे आकार में बना दिया है। ठीक, अब जो पूरा का पूरा हमारा सब डिवाइड होगा इंडियन प्लेन, वो इंडियन प्लेन बिल्कुल इसी तरह से सब डिवाइड होगा। ठीक है, इस मैं आपको अच्छे से देख लो और समझ लो। सबसे पहले राजस्थान प्लेन जो राजस्थान की तरफ है, पंजाब, उसके ऊपर पंजाब हरियाणा, फिर पूरी की पूरी गेंजेटिक प्लेन। ठीक है, इस गेंजेटिक प्लेन को अपर, मिडिल एंड लोअर भाग में बांट दिया गया क्षेत्र के आधार पे, और उसके बाद जो आता है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन, क्योंकि ब्रह्मपुत्र यहाँ से तिब्बत से होते हुए निकल के दिहांग से, जैसे मैंने पासेज में समझाया था कि दिहांग के वहाँ से वो फिर इंटर कर जाती है इंडिया में, आसाम से होते हुए फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा प्लेन सिस्टम हो गया हमारा। नॉर्थर्न प्लेन को अगर हम समझे बाई मैप तो नॉर्थर्न प्लेन को ऐसे समझा जा सकता है। ठीक, अब मैं इस मैप को यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि आपके रिफरेंस के लिए जरूरी है। अब मैं हर एक पोर्शन को और उसकी विशेषताओं को समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आगे राजस्थान प्लेन। ठीक है, ये हो गई हमारी राजस्थान प्लेन, ये पूरी की पूरी है। अब राजस्थान प्लेन को अगर हम फर्दर समझे और उसको डिवाइड करें तो राजस्थान प्लेन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा आता है वो हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया, ये रीजन जो हो गया, ये पूरा रीजन, ये हो गया थार डेजर्ट। ठीक है, ये थार डेजर्ट। अब अगर हम थार डेजर्ट को समझें, ठीक, थार डेजर्ट मरुस्थल है, थार मरुस्थल आपने पढ़ा, मैप में उसका लोकेशन इस तरह ही है, यही है थार डेजर्ट। ठीक है, अब थार डेजर्ट को अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो थार डेजर्ट को देखो। थार डेजर्ट जो है वो इसका अगर
ज्योग्राफिकल माप बोला जाए तो 650 किलोमीटर लॉन्ग है और अराउंड 250 किलोमीटर वाइड है, ठीक। और 85% क्या है, 85% ऑफ थर्ड डिजिट इंडिया में है एंड रेस्ट पाकिस्तान में है, जिसको चोलिस्तान वगैरह करके उन लोगों ने सिंध के प्रदेश में है उसको चोलिस्तान वगैरह बोलते हैं उनका। तो थर्ड डिजिट में जो थर्ड डिजिट की ये है लंबाई और विड्थ मैंने बता दी, और इसका कितना परसेंट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अब थर्ड डिजिट में क्या है कि पता है डेजर्ट क्या होता है, ड्राई एरिया होता है बिल्कुल, तो इसको फिर भी प्लेन का हिस्सा माना गया, ठीक है। प्लेन का हिस्सा क्यों माना गया, देखो प्लेन का हिस्सा इसको इसलिए माना गया डेजर्ट होने के बावजूद भी, जैसा कि मैंने समझाया था कि जो इसका बेस मेटल है, जैसे अगर ये अगर नीचे होरिजोन समझा जाए, थर्ड डिजिट का होरिजोन समझो, तो इसका जो होरिजोन का बेस लेवल है, बेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो इसका जो बेस कॉम्प्लेक्स है वो भी ग्रेनाइट एंड स्कीट से ही बना हुआ है, ग्रेनाइट और स्कीट से ही बना हुआ है इसका बेस। इसके ऊपर जितने भी एयर के द्वारा लाए गए सैंड्स वगैरह, इसके ऊपर सैंड ड्यूज वगैरह जितने भी एक मरुस्थल के फीचर्स होते हैं वो इसके ऊपर स्थित है, ठीक है। बट जो मेन इसका बेस कॉम्प्लेक्स है वो उसी तरह से आर्कियन ब्लॉक से ही बना हुआ है, ठीक। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको प्लेन में रखने की, ऐसा है कि जो सरस्वती रिवर, हम जो सरस्वती रिवर अब जो डिसअपियर हो चुकी है, कहीं कहीं पे घाघरा रिवर को सरस्वती बोला गया है, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है, बट एक मिथोलॉजिकल रिवर है सरस्वती, मिथोलॉजिकल कम वो अपीयर भी थी, तो उसमें क्या हुआ कि जब सरस्वती रिवर यहाँ पे इसी रीजन में सरस्वती रिवर बहती थी, ठीक, तो जब सरस्वती रिवर इस रीजन में बहती थी तो कुछ इसके अलूवियल ट्रैक भी हैं, अभी भी अलूवियल ट्रैक जो हैं सरस्वती रिवर के वो इसके इस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रूही ट्रैक कहते हैं। राजस्थान में इसको रूही ट्रैक कहा जाता है, रूही ट्रैक, ठीक है। ईस्टर्न साइड में पाया जाता है, वेस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड है थार का, तो थार का जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, थार का वेस्टर्न साइड बिल्कुल ही ड्राई है, बट इसका ईस्टर्न साइड जो है इसमें क्या है कि हल्के हल्के हमें अलूवियल प्लेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं जो कि सेमी ड्राई एरिया है, जिसको रूही ट्रैक कहा जाता है, ठीक है। रूही ट्रैक के लिए क्वेश्चंस आते हैं कि रूही ट्रैक इज फाउंड इन, तो रूही ट्रैक जो है राजस्थान में मिला है और वो क्या है सरस्वती रिवर के अलूवियल प्लेन है, ठीक, जो कि थार डेजर्ट में है। अब थार डेजर्ट के अगर और भी वो चीज जाने, विशेषताएं जाने, तो थार डेजर्ट का मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है। थार डेजर्ट में ढेर सारे साल्ट वाटर लेक पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी साल्ट वाटर लेक है वो थार डेजर्ट में, राजस्थान के जितने भी साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, सारे थार डेजर्ट में ही है 90% में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सांभर लेक, आपने पढ़ा ही होगा, सांभर है, ठीक है, दिदवाना है, सांभर, दिदवाना, पचपर्दा, सरबोल एंड खातू, ये इंपॉर्टेंट साल्ट वाटर लेक्स है जो कि थार डेजर्ट में है और राजस्थान में इनका लोकेशन है। सांभर, दिदवाना, सांभर जो है जयपुर से थोड़ी दूरी पे है, तो सांभर, दिदवाना, पचपर्दा, सरबोल एंड खातू, इन लेक्स का नाम याद रखना क्योंकि ये साल्ट वाटर लेक है और काफी फेमस है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। सांभर लेक तो काफी कॉमन हो चुका है, दिदवाना में काफी कॉमन है। अच्छा, पंचपर्दा में देखो कहीं कहीं पचपर्दा लिखा होता है, कहीं पे पंचपर्दा होता है, ठीक है, और कहीं पे पचपर्दा होता है, ठीक। तो मेरे हिसाब से ज्यादा पचपर्दा है, बट इनके नाम थोड़े थोड़े से डेविएट करते हैं, तो उस डेविएशन को समझ के रखना, अलग गलत मत कर देना, ठीक है। पचपर्दा, सरबोल एंड खातू, तो ये तो हो गई राजस्थान प्लेन का ये हिस्सा, ठीक, थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान प्लेन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है राजस्थान प्लेन का, ठीक है। अब इसके अलावा आता है फिर हमारा पंजाब प्लेन, ठीक, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। तो अगर हम पंजाब एंड हरियाणा प्लेन को समझे, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन को समझे तो पंजाब आपको पता ही है कि 5 नदियों के मेल से बना हुआ है, ठीक है। तो वो 5 नदियां कौन कौन सी है, तो सतलज हो गई, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास और चेनाब, ठीक है। इन 5 नदियों के एलुवियल प्लेन से बना है हमारा पंजाब एंड हरियाणा का प्लेन, ठीक है। इन 5 नदियों के ही जितना भी इन लोगों के द्वारा जितने फ्लड प्लेन्स बने हैं या फिर इन दोनों के, इन 5 नदियों के जितने दोआब्स हैं, ठीक है, इनसे ही पूरा का पूरा हमारा पंजाब एंड हरियाणा प्लेन बना है इन 5 नदियों में। अच्छा, राजस्थान प्लेन में एक चीज छूट गई कि राजस्थान प्लेन में जो नदी है, ठीक है, क्योंकि ड्राई रीजन है, बट इसमें भी एक नदी लूनी रिवर, ठीक है, जो कि बिल्कुल यहाँ से होते हुए
इस तरह से होते हुए बहती है लूनी। ये है लूनी रिवर का ट्रैक, ये है लूनी रिवर, ठीक है। और अरावली का आप जानते हो कि अरावली जो बिल्कुल इस तरह से अरावली का विस्तार है। यहाँ पे अरावली के वेस्ट में ही हमारा राजस्थान प्लेन है और ड्राई रीजन है, ठीक है। तो अच्छा चलते हैं पंजाब हरियाणा प्लेन की तरफ। तो पंजाब हरियाणा प्लेन में ये 5 नदियां जो है इन्हीं के बिल्कुल, इनके जितने द्वारा लाए गए जितने भी सेडिमेंट अवसाद थे इनसे ही इस पूरे के पूरे प्लेन का निर्माण हुआ है। और इस प्लेन की और एक खास बात यह है कि ये प्लेन जो है दोआब रीजन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो बिल्कुल दोआब रीजन होता है। दोआब रीजन क्या है कि दो नदियों के बीच का, जैसे दो नदियां इस तरह से बह रही हैं, ठीक है, यहाँ से आगे मिल के फिर यहाँ से बहने लगी, तो ये जो रीजन होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या होगा, दोआब रीजन होगा। ये दो नदियां हैं या यहाँ पे मिलती है, मिलकर फिर अपने आप संगठित होकर एक कंपोजिट फ्लो के रूप में बहती हैं, तो ये रीजन पूरा का पूरा दोआब रीजन होगा, ठीक है। तो पंजाब प्लेन की खास बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो है दोआब रीजन पे ही बसा हुआ है। तो अगर इनके दोआब रीजन को हम समझे तो सबसे पहला दोआब रीजन होता है बीस्ट, ठीक। दूसरा दोआब रीजन है बारी, तीसरा है रचना, चौथा है चेज, चज भी बोलते हैं, चेज भी बोलते हैं, और पांचवा है सिंध सागर, देखो ये दोआब के सारे नाम है, ठीक है। अब इन दोआब का नामांकन की अगर हिस्ट्री को देखें तो राजा टोडरमल ने ही इनका नामांकन किया था, जो अकबर के वो थे रेवेन्यू के एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने इस पूरे दोआब रीजन का जो है पूरा का पूरा इन्होंने नामांकन किया था। और इनके नामांकन में एक चीज अच्छे से समझना, इनके नामांकन में ऐसी चीज है कि जिन दो नदियों के बीच का ये है पोर्शन, ये दोआब जिन दो नदियों से मिलकर बनी है, उन्हीं के नाम के आधार पे ही इनका नाम रखा गया है, ठीक है। इसलिए समझो, जिस तरह से पहला है बीस्ट, तो बीस्ट क्या है, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज का जो फारसी नेम था, उन दोनों के पहले अक्षरों को लेकर ये बनाया गया, ये इंग्लिश में नहीं फारसी अक्षरों से बनाया, ठीक है। बीस्ट हो गया ब्यास और सतलज का, बारी से तरह से ब्यास और रावी का लिए हो गया, ठीक है। रचना किसके लिए हो गया, रावी एंड चेनाब के लिए। चेज हो गया चेनाब एंड झेलम के लिए। बट जो सिंध सागर है, सिंध सागर जो है वो किसी नदियों के नाम से मिलकर नहीं बना है, ये बाद की क्रिएशन थी। इसलिए सिंध सागर जो है वो 3 नदियों से है, झेलम, चेनाब एंड इंडस, ठीक है। इन 3 नदियों का, ऐसे इंडस को ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो चेनाब एंड झेलम के दोआब रीजन से जो पूरा का पूरा जो दोआब रीजन बना है उसका नामकरण हुआ है सिंध सागर के रूप में, ठीक है। सिंध सागर प्लेन, ये सारे के सारे प्लेन है। तो ये प्लेन जो पूरे के पूरे, ये पूरा का पूरा प्लेन जो पूरा रीजन है, दोआब रीजन जितने भी हैं, इन सब ने मिलके जो एक कंपोजिट जो संरचना की निर्माण की है एक बड़े सेंस में, वो बना हमारा पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, ठीक। और उनकी फेमस नदियां भी मैंने आपको बता दी। बस इतना ही सारा इसके अंदर की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो यही हैं। अब उसके बाद पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गेंजेटिक प्लेन, ठीक है। अपर गेंजेटिक प्लेन, अगर हम अपर गेंजेटिक प्लेन को अगर लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपर गेंजेटिक प्लेन को लेते हैं तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा वेस्टर्न यूपी तक, दिल्ली से लेकर पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी तक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिल्ली से लेकर वेस्टर्न यूपी तक का है। तो पूरा इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं हम, अपर गेंजेटिक प्लेन कहते हैं। अपर गेंजेटिक प्लेन में कौन कौन सी नदियां होंगी, अपर गेंजेटिक प्लेन जो पूरा का पूरा ये समतल मैदान बना है, वो एक तो गंगा है, उनका एलुवियल यहाँ पे डिपोजिट रहा है, यमुना का रहा है, रामगंगा का रहा है, रामगंगा, ठीक है। तो मुख्यतः इन 3 नदियों के एलुवियल प्लेन से ही बना है हमारा अपर गेंजेटिक प्लेन, ठीक है। अगर हम पूरे का पूरा गेंजेटिक प्लेन को देखें, यहाँ से लेकर पूरा समझ लो पूरा का पूरा ये वेस्ट बंगाल के लोअर सुंदरबन रीजन तक अगर इसको देखते हैं, यहाँ से पूरा उत्तराखंड से लेकर स्टार्ट होती है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा गेंजेटिक प्लेन है ये सबसे ज़्यादा वाइड है, ठीक है। और इसका कम से कम इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, अगर इस पूरे क्षेत्रफल को देखें तो 3.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनका विस्तार रहा है। पूरा का पूरा गेंजेटिक प्लेन को अगर हम लेते हैं तो उनका क्षेत्रफल रहा है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। और वर्ल्ड की जो 30% पॉपुलेशन है वो यहीं पे बसी हुई है। वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन पूरे के पूरे गेंजेटिक प्लेन में ही बसती है, ठीक है। तो ये गेंजेटिक प्लेन का एक बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा है और जानने के लिए। अब देखो अपर गेंजेटिक प्लेन मैंने समझा दी, वेस्टर्न यूपी दिल्ली से लेकर वेस्टर्न यूपी तक है, और ये प्रमुख नदियां हैं जिनके प्लेन से ये बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो रेस्ट आती है वो मिडिल है,
मिडिल, ये वाली संरचना। तो मिडिल गेंजेटिक प्लेन जो है वो ईस्टर्न यूपी से लेके बिहार तक है, बिहार के पूर्णिया तक है, ठीक है। ये पूरा पूरा मिडिल गेंजेटिक प्लेन के रूप में इनका विस्तार है। अब जो मिडिल गेंजेटिक प्लेन है उसमें कौन सी नदी है? वो घाघरा, हो गई, गंडक हो गई, गंडक एंड कोसी। ये तीन प्रमुख नदियां हैं जिनके बेसिन से पूरा का पूरा मिडिल जो गेंजेटिक प्लेन है पूरा पूरा बना हुआ है इन तीन नदियों के ही बेसिन से, ठीक है। इनके जितने भी एलुवियल प्लेन रहे हैं उनसे बना है ये, ठीक। और अगर लोअर को देखें, लोअर गेंजेटिक प्लेन को, ठीक है, अगर लोअर गेंजेटिक प्लेन को देखो, गंगा का जो जिसको हम लोअर मानते हैं वो हमारे क्या बिहार में पूर्णिया से लेकर पूरा का पूरा हमारा वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा कवर है इसी लोअर में, ठीक है। तो बिहार से लेके पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है ना, सुंदरवन, यहाँ पूरा का पूरा क्या सुंदरवन एरिया है। तो पूरा पूरा बिहार से लेके वेस्ट बंगाल तक पूरा का पूरा जो विस्तार हुआ है जो प्लेन का वो है लोअर गेंजेटिक प्लेन, ठीक। इसकी जो प्रमुख नदियां वो हो गई तीस्ता, तोरसा और रायता, ठीक है। ये फेमस नदियां हैं तीस्ता, तोरसा एंड रायता, जो यहाँ पे बहती, जो नेपाल से होते हुए यहाँ पे आके यहाँ पे बहती है। और इनका पूरा का पूरा एलुवियल प्लेन जो है इंक्लूडिंग गंगा का पूरा का पूरा एलुवियल प्लेन मिल के जो इस पूरे के पूरे एक कंपोजिट प्लेन की संरचना का निर्माण करती हैं, वो हो गई हमारा लोअर गेंजेटिक प्लेन, ठीक। मैं ये हल्का हल्का ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ जो समझ पाओ, बाकी बात इनमें ऐसा कोई फैक्ट ऐसा नहीं है जो कि आप पढ़े अलग से, ठीक है। बाकी इनमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको एमसीक्यू पे करवा दूंगा, और वो क्वेश्चंस ये चीज़ें ऐसी नहीं है जो कि हम ऐसे डिटेल की तरह पढ़ पाए। आपको ये देखना इसलिए जरूरी है कि आपके समझ में चीज़ें रहे, मैप आपके दिमाग में हमेशा इम्प्रिंट रहे, छपी रहे। अगर मैप वाइज कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको पता होगी हाँ ये इनका विस्तार कहाँ तक रहा है। उसके बाद आगे पूरी पूरी ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब ब्रह्मपुत्रा क्या है? ब्रह्मपुत्रा यहाँ से बिहार से होकर एंट्री कर लेती है, ठीक है, बिहार से लेकर पूरी पूरी एंट्री कर गई इंडिया में। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो पूरा 90% जो है आसाम में ही है, ठीक है, इसलिए इसको आसाम प्लेन भी बोलते हैं। 90% वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज इन आसाम, इसलिए इसका दूसरा नाम आसाम प्लेन भी इनको कहा जाता है, आसाम प्लेन, ठीक। अब ब्रह्मपुत्रा जो अपने जितने भी उनकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, जिस तरह से लोहित हो गई, संकोश हो गई, तो उन सारी नदियों के साथ ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र ने प्लेन का निर्माण किया है जो कि आसाम की तरफ है। अगर आप इसके बाउंड्री को देखो तो इसके बाउंड्री को देखो तो समझ में आएगा कि इसके ऊपर क्या ईस्टर्न हिमालय, ठीक है, यहाँ पे होगी ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न साइड में क्या है? पटकाई और नागा हिल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पटकाई जब जहाँ अरुणाचल प्रदेश और जहाँ म्यांमार की जो बॉर्डर थी, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और उसके ऊपर भी किसकी ईस्टर्न हिमालय की बाउंड्री है पूरी। ईस्टर्न साइड में जहाँ पे म्यांमार से स्टार्ट होती है, जहाँ पे म्यांमार से हमारा अरुणाचल प्रदेश जुड़ता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारा जो फीचर है वो पटकाई बूम है और नागा हिल्स है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ है वो गारो, खासी और जंतिया, मेघालय प्लेटूज जो है, पेनिनसुलर प्लेटू के जो हिस्सा है, गारो, खासी और जंतिया। तो ये पूरी पूरी प्लेन जो है इन तीन संरचनाओं से घिरी हुई है। इनके बीच का जो पूरा का पूरा सतह है वो ब्रह्मपुत्रा प्लेन के रूप में है, ठीक है। अब ये होगी पूरी की पूरी प्लेन और इसका डिवाइड, और डिवाइड करके किसका नामांतरण कैसे किया गया, ठीक है। अब मैं जो इंडियन प्लेन्स है उनके जियोमॉर्फोलॉजी को समझाता हूँ, उनके जियोमॉर्फोलॉजी को समझो, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी को समझो, उनके जियोमॉर्फोलॉजी को समझो जो कि हमारे प्लेन्स है, ठीक है, वो किस तरह से उनका विस्तार है, उनकी संरचना कैसी है, तो उनकी संरचना जाननी आपके लिए जरूरी है। तो जिनकी समझनी जरूरी है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब देखो जैसे हिमालय में, जैसे मैंने बताया था कि मेन हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, इसके बाद पूरी की पूरी हमारी क्या होगी, पूरी पूरी प्लेन, ठीक है। अब इनमें इन प्लेन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है, इन प्लेन्स को फर्दर सब डिवाइड किया गया है, इस तरह से समझो, इन प्लेन को फर्दर सब डिवाइड किया गया है। यहाँ तो पूरी पूरी जो नदी है वो बहेगी, ठीक है। अब इन प्लेन को इस तरह से सब डिवाइड किया गया है कि जैसे ही शिवालिक से, ये मान लो शिवालिक है, शिवालिक के चोटियां है, ठीक है। और जब नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, जब नदी यहाँ से बहते हुए, जब जैसे ही उन्होंने प्लेन एरिया को हिट किया, ये प्लेन एरिया है, समतल धरातल है, तो जैसे ही नदी आगे समतल धरातल को हिट करती है, वहाँ पे क्या होता है, ऊपर से दौरा लायक यहाँ से जितनी चट्टानें लेके आ रही हैं, छोटे छोटे चट्टान, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, जितनों को लेके आ रही है वो सीधे आगे यहाँ पे डिपोजिट कर देती है, ठीक है।
यहाँ पे जब वो डिपॉजिट करती है तो एक फैन की जैसी इस तरह से, अगर मान लो कि यहाँ से ऐसे नदी गिर रही है तो यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे बिल्कुल एक इस तरह से फैन की तरह एक संरचना बना देगी, ठीक है, जो कि अलूवियल फैन, इसी को अलूवियल फैन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एक जमावड़ा जैसा होगा, ये काफी नीचे गड्ढी भी हो जाएगी, नीचे भी चली जाएगी और पूरे के पूरे यहाँ पे ढेर सारे अवसाद जमे होंगे, तो इन्हीं को अलूवियल फैन कहते हैं, अलूवियल फैन कहते हैं, ठीक है। तो जब नदी लाके यहाँ पे अवसादों को डालती है, क्योंकि यहाँ पे क्या नदी अपनी युवा अवस्था में बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल एक स्टिक धरातल पे बहते हुए आ रही है, और जैसे ही यहाँ के समतल धरातल को आके हिट करती है तो यहाँ पे आके बहुत सारे कंकड़ पत्थर इस तरह से पोरस जैसी संरचनाएं हो जाती है। पोरस संरचना मतलब कंकड़नुमा संरचना, ठीक है। तो अब ये जो संरचना यहाँ पे पूरी पूरी बनती है, इसको जियोमॉर्फोलॉजी में प्लेन्स को जब डिवाइड करते हैं तो इसी को भाबर कहा गया है, ठीक है, इसको बोला गया है भाबर, इस रचना को बोला गया है भाबर। साधारणतः क्या होती है, ये जितनी फैली होती है, यहाँ पे नदी आने के बाद इतने चट्टान हो जाते हैं, यहाँ पे एक भूरी हुई मिट्टी नहीं होती, यहाँ पे क्या मोटे मोटे चट्टानों के कण होते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, नदियाँ जो है कभी कभी आगे बढ़ के इसके अंदर समाहित हो जाती है, इसके अंदर से होकर बहने लगती है, क्योंकि बड़े बड़े चट्टान पहाड़ों से क्या है, बड़े बड़े चट्टान लेके आती है नदियाँ और सीधे लाके यहीं पे जमा कर देती है इसको। फिर जब जैसी समतल धरातल में आके नदियाँ हिट करती हैं तो नदियों को पानी में, नदी के बहाव में इतना फोर्स नहीं रह जाता कि इतने बड़े बड़े चट्टानों को कैरी करके आगे ले जा पाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनका विघटन स्टार्ट होता है चट्टानों का, और वो धीरे धीरे छोटे छोटे कण होते होते जब प्लेन में आगे की तरफ जाती है तो एक मिट्टी के रूप का वो छोटी छोटी संरचनाएं हो जाती है। तो जो मैंने समझाया वो है भाबर रीजन, ठीक है। तो सबसे पहले जैसी नदियाँ पहाड़ों से नीचे की तरफ आती हैं, जिस तरह से ही आई वो हो गया भाबर रीजन, जिसमें नदियाँ खुद भी विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टान होते हैं और उन चट्टानों के बीच में नदियाँ खुद ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही इन भाबर से होते हुए नदी आगे बढ़ती है तो उसके बाद जो रीजन आता है उसको तराई बोलते हैं, तराई, ठीक है। तराई में क्या होता है कि अब जो है नदी जितने चट्टानों को लेके आई और जितने को कैरी करती है, वो उन चट्टानों का भी वहाँ पे अपना विघटन होता है और वो छोटे छोटे कण हो जाते हैं। अब जब नदी जो है, जो भाबर रीजन में क्या हुआ था, भाबर रीजन में नदी जो है अंदर की तरफ समाहित हो गई थी, अपनी लाई गई चट्टानों द्वारा, अपनी लाई गई सेडिमेंट्स के नीचे से होकर बहती थी। बट तराई रीजन में क्या होता है कि अब वो नदियाँ धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाती है, ठीक है, वो चट्टानों से होते हुए वो नदियाँ ऊपर की तरफ आ जाती है। और तराई रीजन जो है कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से तराई रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तराई रीजन, ठीक है। तराई रीजन में ही सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल रहा है। बट अब क्या है कि माइग्रेशन, शिफ्टिंग की वजह से जिस तरह से माइग्रेट होती हैं चीजें, और जिसको आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो नेचुरल सक्सेशन पढ़ोगे, उसमें आपको ये चीज और भी अच्छे से समझ में आएगी कि होता क्या। तो तराई रीजन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बहुत अच्छा था, बट धीरे धीरे जनसंख्या की वजह से इन तराई रीजन्स में एग्रीकल्चर को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया, ठीक है। और जिस तरह से इंडिया में जितना भी साल फॉर्मेशन था, साल ट्री के जितने भी फॉरेस्ट थे, साल ट्री, साल हमारे जो पौधी होती है, साल लकड़ी के जो पौधे होते हैं, वो सब पूरे के पूरे तराई रीजन में ही थे। बट अब उनका क्या है, वहां से विलुप्त वो हो चुकी है, ठीक है। तो नदियाँ तराई रीजन में आती हैं और तराई रीजन में आते ही नदियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर चीजें यहीं से धीरे धीरे स्टार्ट होती है, क्योंकि भाबर में एग्रीकल्चर चीजें नहीं होती। अब जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हमारे यहाँ, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल में जितनी भी हाई रीजन, दार्जिलिंग की तरफ जितने हाई रीजन है, वहाँ पे धान की जो खेती होती है वो पूरी की पूरी तराई रीजन में ही होती है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में तराई रीजन को, दार्जिलिंग की तरफ तराई रीजन को डुआर्स बोलते हैं, हमारे तराई नहीं रह जाती, वो डुआर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया दूसरा सब डिवीजन। अब तीसरा जो सब डिवीजन है इनका, एक तो हो गया भाबर तराई, और तीसरा होता है अलूवियल प्लेन। अब ये हुई अलूवियल प्लेन, ठीक है, जो मेन संरचना है नदियों की। अब अलूवियल प्लेन को समझो, अलूवियल प्लेन को भी बाद में फिर दो भागों में बांटा गया, ठीक। अब जब एक नदी बह रही है, जैसे मान लो ये नदी बहती हुई आ रही है, ठीक है, ये नदी यहाँ से बहते हुए आ रही है, तो एक ये पोर्शन होगा, दोनों किनारा है, ठीक, और एक यहाँ पे एक पोर्शन होगा, ठीक है। अब इन दोनों, ये नदी है, ठीक है, ये जो पूरी पूरी बह रही है ये नदी है, इसको अच्छे से समझो, ये नदी है। अब ये दोनों किनारों में क्या होगा, दोनों किनारों में जितने नदी द्वारा लाए गए जो प्रेजेंट अवसाद है, जो बिल्कुल नए हैं, नवीन है, तो नवीनतम अवसाद जो है नदी अपने किनारे की तरफ, दोनों किनारे तरफ वहाँ पे लाके डिपोजिट करेगी, यहीं पे लाके रखेगी। या फिर नदियों में जो बाढ़ आता है, नदी में जो पानी ऊपर की तरफ आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा संरचना, ये दोनों स्ट्राइक बने हैं, ये स्ट्राइक, तो ये क्या हो गया, ये नए एकदम से नए एलुवियल प्लेन बने, ठीक है।
तो इन नए अलूवियल प्लेन्स को खादर बोलते हैं, खादर, ठीक है। और ये जो है, ये रीजन जो है, ये जो थोड़ा इनसे जो वाइड होता है वो होता है भावर, सॉरी, इनके जो वाइड रीजन होता है उनको होता है भांगर, ठीक है। अलग अलग रीजन में इनका अलग अलग नाम रहा है। अब भांगर को समझो, भांगर को मैंने इस तरह से दिखाया है, तो भांगर को क्या होता है समझो। जिस तरह से नदियां होती है तो नदियां क्या करती है, अपने कोर्सेस को चेंज करती है, अपने प्रवाह को चेंज करती रहती है। जिस तरह से कोसी नदी है, कोसी नदी पिछले 200 साल में कोसी नदी ने अपना प्रवाह 110 किलोमीटर चेंज कर दिया है। पहले कहीं और से बहती थी, अब 110 किलोमीटर वाइड होकर वो बहती है कोसी नदी, जो सबसे ज्यादा अपना बहाव को चेंज करती है, ठीक है। तो इसी तरह से नदियां जो है, हर नदी में उनके बहाव को चेंज होते रहते हैं। बहुत ज्यादा नेचुरल कारण होते हैं, कोई पहाड़ आ गए, कोई ऐसी संरचना आ गई जिसकी वजह से नदी ने अपना प्रवाह चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब नदी अपना प्रवाह चेंज कर लेती है तो होता क्या है कि पहले मान लो वो नदी इस तरफ बहती थी, यहाँ पे बहती थी वो नदी, ठीक है। अब वो नदी चल गई यहाँ पे, तो यहाँ पे जो उसने जो पुराने जहाँ पे उसने मट्टी डाल के अपने औसादों को डाल के जो वहाँ पे अलूवियल प्लेन बनाया था, अब वो नदी खिसक जाने की वजह से क्या हो गई, ये रीजन बन गया, ठीक है। अब ये रीजन क्या हो गया कि ये पुरानी अलूवियल प्लेन हो गया, ठीक है। ये नई नहीं रही, नहीं तो ये होगी जहाँ पे नदी अब बह रही है, जहाँ पे नदी कंटिन्यूअस अपने अवसादों को जमा करती है। बट जहाँ पे पहले नदी कर चुकी है अवसादों को जमा और अपने प्रवाह को चेंज हो जाने की वजह से क्या हुआ कि ये रीजन जो है अब ड्राई हो चुका है, तो इस संरचना को भांगर कहते हैं, ठीक है। जो पुरानी अलूवियल प्लेन है वो भांगर होगी और जो नई अलूवियल प्लेन है वो खादर होगी, ठीक है। ये बिल्कुल ड्राई होंगे, अलूवियल प्लेन दोनों है, बट अगर इनके उसको पकड़े तो मेन डिफरेंस को पकड़े तो ये नई होगी, ये पुरानी होगी, ये ड्राई होगी, ये सेमी ड्राई होगी। क्योंकि नदी यहाँ पे बह रही है तो इनके ड्राई होने के कोई चांसेस नहीं है। सेमी ड्राई हो सकता है, वेट हो सकता है, बट ड्राई तो नहीं है। बट नदी कभी यहाँ से बहती थी और उन्होंने कभी यहाँ पे अपने अवसादों को जमा किया था, अब वो अवसाद जो है वहाँ पे बिल्कुल एक टीलानुमा रचना भी कहीं कहीं हो जाते हैं, उनको भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहाँ पे कहीं कभी कभी यहाँ पे बारूदा स्तूप भी बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स भी बन जाते हैं इन रीजन से, भांगर वाले रीजन में। तो इस तरह पुराने ट्रैक्ट को, जो पुरानी ट्रैक्ट है जहाँ पे पुरानी नदी ने अपना लाके प्रवाह को जमा किया है, अपने अवसादों को जमा किया है, वो होगी भांगर। और जो नई अभी जहाँ पे नदी करंट बह रही है और जहाँ पे वो अपने अवसादों को लाकर जमा कर रही है वो हो गई खादर, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पे जो हमारी प्लेन्स हैं उनको इस तरह से बांटा गया है, ठीक। नॉर्थन प्लेन्स पे एमसीक्यूज आते हैं, बट ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको समझाया। ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो मैंने मैप के थ्रू और बाकी थ्रू से समझा दिया है। होप आप लोग को ये पूरा का पूरा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया समझ में आ चुका हो। इनके से इनमें जितने भी एमसीक्यू होंगे अब मैं नेक्स्ट जो है एमसीक्यू का बना के डाल दूंगा, क्योंकि हमारे फिजियोग्राफी में हमने ये दूसरा हमारा सब टॉपिक था। पहला टॉपिक था हिमालयस, तो हिमालयस को हमने कवर किया और हिमालय के पासेस को भी कवर कर लिया। सेकंड टॉपिक था हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो आज मैंने उसको भी कवर कर दिया, ठीक है। तो थर्ड वीडियो होगी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे, वो हमारे सेंट्रल जितने भी हमारे प्लेटूज हैं उनके ऊपर होगी, ठीक। इनके बीच में हो सके तो मैं एमसीक्यू डाल भी दूंगा या फिर मैं सेंट्रल अपलैंड्स को पढ़ा दूँ, जैसा होगा मैं वो चीज़ कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए